ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले ट्रायंगल को? अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आ रहा है। हम लोगों ने कल ये सीखा था कि I0 इज इक्वल टू E0 किसी भी LCR सर्किट में, है ना। क्या था यहाँ पर? ठीक है, जहाँ पर कि XL क्या है, XL XC अनुनाद कब होता है? अनुनाद की क्या शर्त थी? अनुनाद कब होता है? हम लोगों ने सीखा था कि जब XL इज इक्वल टू XC हो या ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C हो, इसका मतलब हुआ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो, या इस ओमेगा का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो। और चूंकि इस वाली फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, इसको हम WR के रूप में लिखते हैं। अर्थात इस कोणीय आवृत्ति पर जिसकी की वैल्यू ये है, ये LCR सर्किट अनुनाद करता है। LCR सर्किट अनुनाद करता, अनुनाद करने का मतलब क्या था, क्या निकाला था हम लोगों ने? क्या कहते हैं, कब कहते हैं अनुनाद करता है? जबकि उसमें अधिकतम करंट बह रहा हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अनुनाद के समय, ये अपन कल का जल्दी जल्दी दोहरा रहे हैं एक बार, अनुनाद के समय बेटा को दूसरा पेन देना। अधिकतम, क्यों, ये क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि अब क्या हो गया, जब XL इज इक्वल टू XC है तो I0 इज इक्वल टू E0/R, ये अधिकतम करंट की वैल्यू होती है। I0 इज इक्वल टू E0/R। ठीक है, ये अपन ने कल जो बेसिकली पढ़ा था उसका सारांश है। हम लोगों ने एक चीज़ ये भी सीखी थी कि अगर इसको हम RMS में कन्वर्ट करना चाहें तो हमको ये पता है कि I0 क्या होता है? I0/√2 इज इक्वल टू IRMS, ये सीखा था पहले दिन। और इसी प्रकार E0/√2 इज इक्वल टू ERMS। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? I0 हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू ERMS/R। अपन RMS से चाहा क्योंकि जो हम नॉर्मल करंट नापते हैं वो सब RMS वैल्यू होती हैं। नॉर्मल वोल्टेज जो नापते हैं वो RMS वैल्यू होती है, जब तक ये लिखा नहीं हो कि अधिकतम वैल्यू ये है। इसलिए हमने इसको, ये हम लोगों ने कल तक पढ़ा था। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, ये कहलाते हैं तीक्ष्णता, अनुनाद तीक्ष्णता कर्व, जो किसके किसके बीच में है, ओमेगा और आई के बीच में। वो कर्व जो कि ओमेगा और आई के बीच में होते हैं वो कहलाते हैं अनुनाद तीक्ष्णता कर्व। अब हमने देखा था ये इसकी वैल्यू आई यहाँ पर, ये आई जीरो इसकी यहाँ पर है ना, इसकी आई जीरो यहाँ पर है और ये इसकी आई जीरो यहाँ पर है। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या सीखा है, आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन आर। जैसे जैसे आर का मान बढ़ाएंगे आई जीरो की वैल्यू कम हो जाएगी, इसी से दिख रहा है। जैसे आर बढ़ाएंगे तो आई जीरो की वैल्यू कम हो जाएगी, ज़्यादा से भाग देंगे कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर ज़्यादा हो किसी सर्किट के अंदर, आर यानी कि वो दोनों तो एक दूसरे को बराबर कर चुके हैं, एक्सएल और एक्सी, अब आर पे अटक गई हमारी गाड़ी, तो हम कह रहे हैं कि अगर आर ज़्यादा है तो आई जीरो कम होगा। तो कौन सा कर्व होगा इसमें से, आर ज़्यादा होगा तो आई जीरो कम है, तो कौन सा कर्व होगा, नीचे वाला। कितनी सिंपल बात है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आर अधिक, ये पिछले साल के पीएमटी का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा। पीएमटी मतलब नीट। ठीक है, समझ में आ गया ना इसका कारण कि क्यों है ये। इसका मतलब ये हुआ हमने करा क्या है, इस कर्व को क्या किया, जैसे जैसे हमने आर की वैल्यू कम की ये कर्व ऊपर खींचता गया, यानी कि ये खींचता गया और ये ऊपर पतला होता गया, यानी कि तीक्ष्ण होता गया, तीखा होता गया, यानी कि इस बिंदु पर पहुंच के तीक्ष्णता अधिक हो गई। तो जब हम कहते हैं कि अनुनाद की एलसीआर सर्किट में अनुनाद की तीक्ष्णता अधिक हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व ऊपर तक पतला होता चला जा रहा है, यानी तीक्ष्ण होता जा रहा है। जैसे कि तीर होता है वैसा तीक्ष्ण होता चला जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि अनुनाद की तीक्ष्णता बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तो केवल अभी थ्योरेटिकल है। अब इसको अपने को ये देखना है कि इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। इसको दोबारा बना लेते हैं। आपको भी दोबारा बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी में। ठीक है, ये अनुनाद तीक्ष्णता कर्व। अब बहुत ध्यान से देखने की बात है, ये वैल्यू हमारी अभी हमने देखा था क्या है, ये अधिकतम, यानी कि आई जीरो इज इक्वल टू क्या है, अगर हम ई जीरो को आरएमएस वैल्यू में लिखें, अगर हम इसको आरएमएस वैल्यू में लिखना चाहें तो क्या होगा वैल्यू, जल्दी बोलो, ई जीरो अपॉन √2। अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगी इसकी आरएमएस वैल्यू,
आई आर एम एस या आई सिंपल आई, वो होगा आई ज़ीरो अपॉन हम ये कहते हैं, अभी बहुत ध्यान सुनना हम क्या कह रहे हैं, कि करंट की वह वैल्यू जिस पर कि आई ज़ीरो आई आर एम एस हो जाता है, जिस पर कि आई आर एम एस हो जाता है। आर एस में हो गया ना, ये अपन इसके अंदर √2 का भाग दे दिया, आई आर एम एस हो गया। जिस फ्रीक्वेंसी पे अपन ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इस क्या हो रहा है इस पे अनुनाद, इस बिंदु पर अनुनाद हो रहा है। अपन ने देखा ना, जहाँ पे करंट अधिकतम हो, जहाँ शार्पनेस सबसे ज़्यादा हो, वो अनुनाद होता है। और इस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं, जहाँ पर क्या अनुनाद होता है, अपन ने लिखा था ना ओमेगा आर, कहाँ गया, मिट गया वो, ओमेगा आर, वो लिखा हुआ है ना, हाँ ओमेगा आर लिखा हुआ है। तो ये कोणीय फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर। हमने इसकी डिफाइन करने के लिए इसकी तीक्ष्णता निकालें कैसे, क्योंकि हर कर्व अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने कहा कि हम वो करंट का मान लेते हैं जिस पर कि ये आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आई इज इक्वल टू ई ज़ीरो अपॉन √2r हो जाता है। तो ऐसी तो दो फ्रीक्वेंसी हो गई, दो फ्रीक्वेंसी हो गई ना ऐसी। इस कर्व को दो जगह काट रहा है एक ही लेवल, तो ये दो फ्रीक्वेंसी हो गई। इस दूरी को कहा जाता है बैंड विड्थ या बैंड फैलाव। क्या हो बेटे, ये कहलाता है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज जिन पर की करंट की आरएमएस वैल्यू अनुनाद तीक्ष्णता कर्व को काट रही है, जिन दो बिंदुओं पर, उन फ्रीक्वेंसीज को हम के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं बैंड विड्थ। और मान लीजिए ये दूरी है डेल्टा ओमेगा और ये भी है छोटी है, तो दोनों बैंड विड्थ कितनी हुई, 2 डेल्टा ओमेगा। सिंपल हो गया ना, ये डेल्टा ओमेगा है इधर और ये भी डेल्टा ओमेगा इधर है, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 2 डेल्टा। ये है इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में जिसका कि हमको पता होना चाहिए कि ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर। समझ में आया किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा। अब किसे कहते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता को क्यू फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर को क्या कहते हैं, क्यू गुणांक, क्या कहते हैं, क्यू गुणांक। क्यू गुणांक अनुनाद की तीक्ष्णता को क्यू गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्यू फैक्टर एग्जाम में बहुत बार आता है, क्यू फैक्टर निकालो, तो बच्चों को ये याद नहीं होता क्यू फैक्टर क्या है। तो ये मन में याद रखना है अपने को कि जब क्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं तो अनुनाद की तीक्ष्णता की बात कर रहे हैं।
तो ये किसके बराबर होगी, इसको ध्यान से देखो, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कि अनुनाद हो रहा था, वो कोणीय फ्रीक्वेंसी जिस पर अनुनाद हो रहा था अपॉन बैंडविड्थ। यानी कि अनुनाद कोणीय आवृत्ति ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, बैंड फैलाव। समझ में आई बात? किसी को भी इसमें कुछ कंफ्यूजन? इस चित्र को बहुत ध्यान से मन में बैठा लो अपने, बिल्कुल आँख भी इसकी एकदम ये चित्र क्लियर होना चाहिए कि हम ये चित्र क्या इंडिकेट कर रहा है। IRMS पर काट के कर्व को जहाँ दो बिंदुओं पे काट रहा है वो दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ के बीच की दूरी को हम कहते हैं बैंडविड्थ। और ये इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डेल्टा ओमेगा इधर है, ये डेल्टा ओमेगा इधर है, तो बैंडविड्थ हुई 2 डेल्टा ओमेगा। तो Q फैक्टर हो गया WR अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये कहलाता है अनुनाद की तीक्ष्णता। अब लेकिन इसका गणित भी तो निकालनी चाहिए इसकी कि ये आगे क्या होगा। अब ये तो अपन ने कह दिया कि ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है आगे। यहीं मिटा दूं या उसको मिटाऊं, इधर करूं, इधर कर लेता हूं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कंफ्यूजन बच्चे? अपन ने देखा कि यहाँ पे R क्या है, ये प्रति बाधा, LCR सर्किट है ना, इसलिए प्रतिबाधा होगी, नहीं तो क्या होती, प्रतिघात। अगर अकेला सर्किट होता तो प्रतिघात होता, लेकिन LCR सर्किट है इसलिए इसमें प्रतिबाधा। जब I0 के लिए प्रतिबाधा है ये है, तो यहाँ पे ये प्रतिबाधा हुई, ये हुई ना प्रतिबाधा। EMF अपॉन प्रतिबाधा इज इक्वल टू करंट, ये तो पता है ना अपने को, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये प्रतिबाधा यहाँ पर √2R हुई। समझ में आ रहा है या नहीं? ये वाली, क्योंकि ये इसके अंदर प्रतिबाधा थी, इसके अंदर √2R प्रतिबाधा हो गई। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए? जनरल, पहले जनरल करके देख लेते हैं, नहीं तो ये फिर कल जैसा पूछेगा। तो अब इसको बिल्कुल एक बार जनरल कर लेते हैं। √2R ये किसके बराबर होगा? क्या होता है LCR सर्किट के अंदर प्रतिबाधा? कल करा था ना बेटा अपने, परसों, मतलब बार बार बोल रहे हैं अपन। कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए, जितना अपने को याद आ जाए अच्छी बात है। मतलब अपने याद आने का मतलब अपने को फ़ायदा ही होना है। तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? R² प्लस XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XC क्या होता है? इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 2R²। कैसे बेटे? 2R इज इक्वल टू R² प्लस
ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, सही कह रही थी तुम लोग। यहाँ देख लो, लिख लो इसको, अगर कोई आपको गलती लग रही हो तो। है बच्चे, 2 स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कटेगा नेचुरल, नेक्स्ट स्टेप तो आई है, अभी तो खत्म, अभी तो बहुत लंबा इसका डेरिवेशन है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। कहीं भी स्टेप कुछ गलती है तो याद दिला देना। इसलिए आर क्या होगा, या यूँ कर देते हैं इसको, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, अंडर रूट ले लिया दोनों का, तो क्या होगा, इसका अंडर रूट ले लिया, क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, इसका अंडर रूट ले लिया ना दोनों पक्ष का। यहां पर अपन ने दोनों पक्ष का, इसमें दोनों पक्ष का अंडर रूट लो तो क्या आएगा, ये नहीं आ जाएगा, अरे अंडर रूट निकालना भी भूल गए हम लोग। अरे इसका अंडर, यो मैंने इसको इधर ही तो लिख दिया, इतना तो फर्क किया, इसको यहाँ अंडर रूट लो दोनों का, तो दोनों पक्षों का मूल, क्या कहते हैं इसको, मूल, क्या होगा, आर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये होगा या नहीं होगा, ये तो लिखा है मैंने, इसमें इतना तो फर्क है, इसको इधर लिख दिया, उसको इधर लिख दिया, ठीक है, कहीं गलती हो तो बता देना। अब हमारे को, अब इसकी 2 वैल्यू है, अपन एक वैल्यू के लिए हम अब लिख सकते हैं, हम एक तो ये लिख लो ओमेगा 1 एल, इसकी 2 वैल्यू होंगी ना, अब ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस आर, एक तो वैल्यू ये हो गई, देख लेना अभी कहीं कुछ बाद में कह दो कि फिर गलती रह गया कुछ। और दूसरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दूसरी जो इसकी ये थी ना, दूसरी ओमेगा 2 प्लस थी ना, इससे जुड़ने वाली थी, तो ओमेगा 2 एल अपॉन 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 व 2 को जोड़ दो, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, 1 व 2 को क्यों जोड़ेंगे और क्यों घटाएंगे, जैसे W1 W2 की वैल्यू आ जाए, वो निकालना चाहते हैं अपन। 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो W1 प्लस W2 L, ठीक है, माइनस 1 अपॉन सी 1 अपॉन W1 प्लस 1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको अगर हम फिर लिख लें, इसका नेक्स्ट स्टेप और लिख लें, तो W1 प्लस W2 L इज इक्वल टू 1 अपॉन सी W1 प्लस W2 अपॉन W1 W2, इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या हो गया, W1 W2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। मुझे बता देना किसी को भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो, देख लो ध्यान से देख लो, क्या हुआ बेटे, कोई बात नहीं, इसको अपने कॉपी में करो ना अपने हाथ,
इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से तो अपने आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको इज इक्वल टू इधर ले गए, इसको W1 W2 इसका लघुत्तम निकाला, लघुत्तम से W1 प्लस W2 बाई 2 आ गया, कट गया, तो W1 W2 इज इक्वल टू 1 बाई LC। अब दो में से एक घटा देते हैं, 2 प्लस है ना इसलिए तो घटाना इजी रहेगा। अब 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, दो में से एक घटाना है तो क्या हुआ, W2L माइनस W1L, ठीक है, ये तो ये घट गया। फिर है माइनस 1 अपॉन W2C, इसमें से ऊपर वाले को घटा रहे हैं तो प्लस 1 अपॉन W1C, ठीक है, और R में से R घटा रहे हैं, इसका मतलब देखो ध्यान से, हाँ बेटा बोल, हिंदी कौन सा 2 बेटे? हाँ नहीं, स्क्वायर तो कहीं नहीं बच्चे। अच्छा अभी वहाँ पर है अपन, वो तो इसलिए आ गया बच्चे कि इसमें से 2R स्क्वायर में से R स्क्वायर घटाया ना इसको, इसलिए एक ही टर्म को करने के लिए। अच्छा अब ये इसको देखो ज़रा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L कॉमन है, W2 माइनस W1 माइनस 1 अपॉन C W2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1, ठीक है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस 1 बाई C ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। अगर हम इसको खोल लें तो क्या हो जाएगा, यानी इसको अगर हम खोल लें, क्या मतलब है इसका, माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से क्या होगा, तो ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये पॉजिटिव, तो क्या हुआ, W2 माइनस W1 दोनों में कॉमन हो गया। करो इसको सॉल्व, जल्दी करो, सॉल्व करके दिखाओ, कौन बच्चा करके बताएगा। यहाँ पे W2 माइनस W1 कॉमन, तो क्या बचा अंदर, L प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R। अब देखो ज़रा, C ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है उस इक्वेशन 3 से, परंतु समीकरण 3 से, 3 वो है ना, मान दे रखा है इसका W1 C W1 W2 का, क्या है, C W1 W2 इज इक्वल टू, क्या हुआ, 1 अपॉन, ठीक है, इसमें रख दीजिए, तो क्या हुआ, W2 माइनस W1 L प्लस 1 अपॉन L है तो ये L हो गया, इज इक्वल टू 2R। इसको क्या लिख सकते हैं, W2 माइनस W1 इंटू L इज इक्वल टू R, 2 से 2 कट गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, W2 माइनस W1 इज इक्वल टू R बाई
एल। ये क्या निकल के आगे वैल्यू, W2 माइनस W1 अपॉन इज इक्वल टू R अपॉन L, क्या निकल के आ गया? Q क्या था? Q क्या था? अनुनाद की तीक्ष्णता थी ना, क्या क्या वैल्यू थी उसके अंदर? Q इज इक्वल टू क्या क्या था? ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा, यानी कि W2 माइनस W1, ये था ना। ये W1, ये W2, तो W2 माइनस W1 इज द बैंडविड्थ, ठीक है। बैंड की चौड़ाई, इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं। बैंडविड्थ ये वैसे भी याद रहता है, बैंडविड्थ तो याद रखना चाहिए ना, अपन FM बैंड, AM बैंड ये सब करते हैं रोज, ठीक है। तो क्या होता है? अपॉन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है? W2 माइनस W1, और W2 माइनस W1 क्या है? RL। तो क्या हो गया? ओमेगा R, क्या हुआ? इसका ध्यान रखना है ना। कहाँ है 2? 2 कहाँ रह गया यहाँ पे बेटे? यही तो मैं, जब भी तो मैंने चित्र बनाया कि ये बैंडविड्थ ये रही ना, यही तो है, यही तो है 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू W2 माइनस W1, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्ड के एग्जाम में इसको। तो ये क्वेश्चन, यानी कि हमको Q फैक्टर इज ये इसका गणितीय था, वो हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की थी कि Q फैक्टर क्या होता है। यानी कि Q फैक्टर से हमको ये पता चलता है कि कितने IRMS पर, कितने IRMS पे कितनी बैंडविड्थ होगी। अर्थात जब आप अपना क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिस्टर, रेडियो, जो भी कुछ है, जब उसको घुमा के, सुई घुमा के क्या करने की कोशिश करते हो? अपन ये कोशिश कर रहे हैं अपनी सुई को कि वो इसके बीच में आ जाए कहीं, क्योंकि यहाँ पे अनुनाद की तीक्ष्णता सबसे ज़्यादा है, यानी करंट सबसे ज़्यादा बह रहा है, और यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी अनुनाद फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी से वेव आ रही है आवाज़ की, उसी फ्रीक्वेंसी पे हम इसको अपने वाले LCR सर्किट को लेके आ गए हैं, तो वहीं पे आवाज़ सुनाई देगी सही। उसके थोड़ा इधर उधर करते हैं अपन तो खराब सी आती है ना, खरखर, इसका मतलब हम लोग इससे दूर जाते जा रहे हैं, अनुनाद फ्रीक्वेंसी से हम थोड़ा थोड़ा दूर जाते जा रहे हैं, तो आवाज़ खराब हो जाएगी। और जब हम इससे बाहर निकल गए, यानी कि IRMS से बाहर निकल गए, तो आवाज़ बिल्कुल जीरो होती चली जाएगी, ख़त्म। ये सिद्धांत याद रखना। कई बार पूछा है क्वेश्चन कि रेडियो में या ट्रांजिस्टर में जो हम ट्यूनिंग करते हैं उसका क्या मतलब है। बोर्ड के अंदर बहुत बार आया है, 2-2 नंबर के छोटे से क्वेश्चन आते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन में छोटे से क्वेश्चन कि ट्यूनिंग करते हैं, इसका क्या मतलब। ट्यूनिंग का मतलब है कि जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस कोणीय फ्रीक्वेंसी से रेडियो वेव्स आ रही हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर हमने अपने LCR सर्किट का, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर में लगा हुआ है, उसका अनुनाद बिंदु के पास ले आए हैं। उसका अनुनाद बिंदु उस फ्रीक्वेंसी से मिला लिया हमने। यानी कि जो मान लो सपोज वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे आ रहा था, वो 6 हर्ट्ज, क्या कहते हैं 6 मेगाहर्ट्ज, तो हमने क्या किया, इस अनुनाद को 6 मेगाहर्ट्ज के पास ले आए, तो इसे कहते हैं हमने ट्रांजिस्टर को ट्यून कर लिया, या रेडियो को हमने ट्यूनिंग कर ली, म्यूजिक सिस्टम की हमने ट्यूनिंग कर ली, ठीक है। ये अनुनाद का
एक छोटा सा एग्जाम्पल, अनुनाद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे अपन टीवी हो चाहे कुछ हो, सब में जो जहाँ भी अपन वेव, क्वेश्चन पिछली बार नीच में एक क्वेश्चन आया था माइक्रोवेव ओवन में, मैंने बताया था क्वेश्चन आपको, नहीं था। क्वेश्चन ये आया है कि माइक्रोवेव ओवन, अच्छे अच्छे बच्चे गड़बड़ा गए उसके अंदर, जबकि एनसीईआरटी बुक के अंदर ब्लॉक में दे रखा है। उसने पूछा कि माइक्रोवेव में, उसने ये चीज़ नहीं लिखी जो पूछी उसने, माइक्रोवेव के बारे में तो लिखा है उसने, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा वो नहीं लिखा था कि माइक्रोवेव में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अपन रखी, आलू रखा, अब आलू माइक्रोवेव को ऑन किया तो वो गल गया, ऐसा कैसे, क्या हुआ उसके अंदर? अरे तरंगे तो आई, ये तो पता ही है तरंगे तो आई रही, माइक्रोवेव नाम ही उसका माइक्रोवेव है। उसमें हमने ये कोशिश की कि जो माइक्रोवेव निकल रही है उसके दोनों तरफ वो लगे हुए इलेक्ट्रोड, उससे जो माइक्रोवेव निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसकी ओमेगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, और जो आलू के अंदर जो पानी के कण थे उनके दोलन की फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस करा दिया उसका, दोनों का हमने बराबर करा दिया। जैसे ही हमने बराबर कराया तो जो पानी के जो कण थे वो जोर जोर से उसके अंदर चलने लग गए, और जोर जोर चलने लग गए, इसका मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया, और हमें लगता है कि आलू गल गया। आलू गलने का मतलब क्या होता है? चावल गलने का मतलब क्या होता है? चावल के पार्टिकल दूर हो जाते हैं, इसलिए माइक्रोवेव में चावल फटाक से गर्म हो जाते हैं, वो क्या गर्म नहीं, गल जाते हैं। आपने रखा उसके अंदर, माइक्रोवेव निकलनी शुरू हुई, तो जैसे ही माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और जो चावल के अंदर, पानी के अंदर जो भिगो के रखते हैं ना, पहली बार हल्का पानी के साथ नहीं रखते लेकिन भिगो के रखते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, पानी के अंदर जो दोलन कर रहा है वो पार्टिकल, पानी का पार्टिकल जो दोलन कर रहा है, सोचो आप क्या कह रहा हूँ मैं, पानी का पार्टिकल जो दोलन कर रहा है और जो माइक्रोवेव की दोलन है यहाँ पर, तो दोनों बराबर हो गए। तो क्वेश्चन क्या था? माइक्रोवेव में आलू गलता है जबकि, 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन में ये था कि उसकी फ्रीक्वेंसी और पानी की फ्रीक्वेंसी दोलन करने की फ्रीक्वेंसी, बच्चे सोच नहीं पाते ना इस बात को, कहाँ तो बिजली का चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कह रहा है पानी की दोलन, ठीक है ना। तो अपने को ये बेसिक कंसेप्ट याद रखने चाहिए, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ बताता रहता हूँ, इससे कि अपने एग्जाम में इन सब चीज़ों को, जैसे क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाए कि अपने ये चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट याद रही अपने को कि जब हम अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद के समय करंट अधिकतम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बिल्कुल याद रखना है हमेशा अपने को, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अगर इसमें दोनों तरफ IRMS से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो क्या होगा? करके देखो अपनी कॉपी में, ऊपर नीचे IRMS से गुणा कर दो, या अनदर क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या होगा? ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी? ऊपर वाली क्या बनेगी बेटा? अगर हम इसको WRL इसको हम कर दें IRMS से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, RIMS क्या हो जाएगा? जो कि हम EMF दे रहे हैं, स्रोत का EMF हो गया, नहीं हो गया? कहते नहीं कहते अपन 50 हर्ट्ज, ये यानी कि इसका मतलब वो जो RMS वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये वाली EMF जो कि स्रोत की है, ठीक है, ये क्या है? ओमेगा एल क्या होता है? XL। IRMS क्या हुआ? करंट। तो ये क्या हुआ? XL IRMS क्या हुआ? EL, यानी कि या VL सिंपल वर्ड्स में, किसके? वो यानी कि हमारे प्रेरक के ऊपर जो वोल्टेज डिफरेंस हुआ वो ये हुआ। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, उसके लिए भी संधारित्र के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार
वो आपको इस फॉर्म में दे देगा। अब पूछेगा इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है कि प्रेरक पर विभव या वोल्टेज जो भी है अपॉन स्रोत की विभव। क्वेश्चन क्या आता है इसमें जनरली, वो आपको क्या दे देगा, वो कहेगा कि स्रोत पर विभव तो इतना है जी जो हमने सप्लाई किया, लिख देगा ई इज इक्वल टू 4 sin 400t। प्रेरक पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये बताइए, यदि सर्किट अनुनाद में है। आपको फटाक से याद आना चाहिए कि अनुनाद की क्या कंडीशन थी, क्यू फैक्टर निकालना था। क्यू फैक्टर क्या होता है, ये होता है, क्यू फैक्टर अधिकतम होगा जबकि करंट अधिकतम होगा। यानी ये चीजें अपने मन में याद रहनी चाहिए कि अनुनाद पर करंट अधिकतम है और क्यू फैक्टर प्रेरक का विभव और स्रोत के विभव का अनुपात भी है। अगर हम इसको निकालें तो वैसे तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, लेकिन क्वेश्चन वो इसको नहीं देगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा। वो क्या करेगा, इसके अंदर चाहेगा कि आप इसके अंदर IRMS गुणा करना आपको आता है नहीं आता। समझ गए बात। इसके तीनों तरह वैसे न्यूमेरिकल करेंगे भी अपन इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अब जिन बच्चों ने पिछले साल पढ़ा हुआ है वो बताओ क्या मतलब है इसका। लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं ना कुछ बच्चे। व्हाट इज दोलन, LC सर्किट में दोलन किसी ने नहीं पढ़ा लास्ट ईयर, सब पहली बार कर रहे थे, अच्छी बात है, गुड है ना अपने, है ना 4-5 है ना, 3-4 तो हैं। चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मज़ा भी आएगा इसके अंदर। पर ये चीज़ है बिल्कुल लाइट, कोई दिमाग में ज़्यादा जरूर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हंसी की चीज़ है मुझे ही बता देना। अब तो पहचानते होंगे, पर ये प्रेरक है और ये इसकी दो चीज़ पहले याद रखो। अपन ने इसको कल कोशिश भी करी थी कि अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, यानी कि इंडक्टर की, सॉरी कैपेसिटर ही कर लेते हैं पहले, तो क्या होती है इसकी एनर्जी, हाफ v²। और v क्या होता है, q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो v को क्या लिख सकते हैं, इसलिए एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 c क्या गलती है, ठीक है, ओके। और इसी प्रकार प्रेरक की क्या होती है, 1/2 सी की जगह L, और वहाँ पे करंट की वजह से होता है इसलिए I। आपने सीखा था तरीका इसको याद करने का। अब आपने ये नहीं पूछा कि ये B और ये C क्यों लिखा, या इसको और भी सिंपल कर देते हैं, इसको E कर देते हैं। अब बताओ, ये दोनों ऊर्जाएं हैं, दोनों ऊर्जाएं हैं। इसका मतलब एक तो हो गई विद्युत ऊर्जा, एक चुंबकीय ऊर्जा। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन ने E और B लिख दिया इसके अंदर, ओके। अब हमारे पास एक संधारित्र है, यानी कि C चार्ज्ड है, यानी कि आवेशित है। लेकिन सर्किट खुला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर
इसके अंदर कितना करंट होगा इस समय प्रेरक में? इस समय प्रेरक में कितना करंट होगा? 0 होगा ना, क्योंकि खुला सर्किट है। और इसमें तो जब इसमें कब करंट कब आएगा ऐसे सर्किट में, एलसी में? जब नहीं, रुक जाओ, जब इसके अंदर करंट कब आएगा? एलसी सर्किट के अंदर प्रेरक में करंट कब आएगा? जबकि यहां से चार्ज इधर आए, यानी कि जब डिस्चार्ज हो क्या? प्रेरक। जब प्रेरक डिस्चार्ज हो, डिस्चार्ज की हिंदी क्या होती है? विसर्जन। ठीक है, इस समय सी आवेशित है और खुला हुआ है। अब हमने इसको बंद कर दिया, सर्किट को हमने बंद कर दिया। पहले तो यहां पर करंट इस समय याद रहे ना, आपने कॉपी में लिख लिया था ना, आपसे पूछूंगा, मुझे याद नहीं है वो दोनों चीजें। अब सेकंड स्थिति में हमने इसको बंद किया, इस समय यहां पर कितनी एनर्जी है जब ये पूर्णतः आवेशित है? तो यू ई इज इक्वल टू या तो 1/2 CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन, इसके अंदर ये एनर्जी है। इस समय खुला हुआ सर्किट है, सर अपना आराम से बैठा हुआ है, सी चार्ज इकट्ठा करेगा खूब सारा। अब हमने इसको सर्किट में जोड़ा, ये मैं बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक चीज दिखानी है। यानी कि अपन यहां पे लिख भी सकते हैं इसको, अगर हम ये बनाएं यू ई को बनाना चाहें तो यहां पे लिख दें कि ये यू ई है। ठीक है, इससे अपने पता रहे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे यू ई है और यू एम 0 है या यू बी 0 है। ठीक है ना, इसके अंदर 0 है, क्यों? करंट 0 है। ओके, अब जैसे ही हमने इसको जोड़ा, इसका चार्ज विसर्जित होने लगेगा, आवेश संधारित्र से विसर्जित होने लगेगा। ठीक है, विसर्जित होने लगेगा जैसे हम जोड़ देंगे इसको। ए बेटे, अरे यार, ठीक है, तो अच्छा है ना, बताए थे तो अच्छी बात। अगर मेरे को आता नहीं है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, याद ही नहीं होता है कुछ। ठीक है बेटा, तो अब ये चार्ज इधर निकलेगा, इसका मतलब करंट बहेगा इस दिशा में, और जब करंट यहां बहेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स क्या होगा? ये तो अपने पता ही है कि जैसे इसके अंदर करंट बहेगा ये चीज होंगी। ये इधर आ रहा है तो करंट कैसे बह रहा है? ठीक है,
स्पाइरल में यूँ बहेगा, तो इसका मतलब यूँ बह रहा है, तो नॉर्थ कहाँ है, ओके। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी थी ये कम हो गई, क्यों थी, यू ई क्या थी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी थी, तो क्यू कम होने लग गया, अपने एक माध्य वाली स्थिति ले ली, जबकि क्यू आधा रह गया, यानी कम सा रह गया। जैसे चार्ज कम होता जाएगा, इसकी एनर्जी इसकी कम होती जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि अब करंट बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर इसकी ऊर्जा कितनी होगी, एल की ऊर्जा कितनी होगी, अपन ने लिखा था हाफ एल आई स्क्वायर। अब जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है इसकी ऊर्जा, यानी कि यू बी बढ़ रही है, यानी कि तो इस स्टेज पे जिसमें इसकी आधी रह गई, यहाँ पे भी इसकी भी थोड़ी बढ़ने लग गई। बहुत ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ये और डिस्चार्ज हो गया और ये कंप्लीटली यहाँ तक पहुँच गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी इसने कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। अभी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया तो कैसा चित्र बनेगा, अच्छा अगर ये इधर है नॉर्थ, तो इसका अंदर मतलब फ्लक्स की कहाँ बनेगी डायरेक्शन, एन से निकलता है ना हमेशा, ठीक है, समझने की चीज़ है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब अपना क्या हुआ, अपन ने कहा कि टोटली डिस्चार्ज हो गया। टोटली डिस्चार्ज होने का मतलब अब यहाँ पे इस डायग्राम को बना दें, इसको हमेशा बड़ा बनाना, यानी करंट आपका बह रहा है अभी, ये तो पूरा डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ करंट कितना हो गया अधिकतम, क्योंकि सारा चार्ज खत्म, तो अब बिल्कुल मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया करंट। जब ये करंट मैक्सिमम पीक पे पहुंच गया यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होगा, जब इसमें करंट सबसे ज़्यादा हो गया सर्किट में, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, हाफ एल आई स्क्वायर, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू अधिकतम हो गई, तो इसका मतलब यहां पर इसकी एनर्जी कितनी हो गई, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई जीरो स्क्वायर, और इसकी कितनी हो गई, शून्य। यहाँ टोटल डिस्चार्ज हो चुका, एनर्जी क्या थी, यहाँ की एनर्जी क्या होती थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब यहाँ की एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पर वही उसी प्रकार ये एन बनेगा और ये एस बनेगा, ठीक है। अपन लिख देते हैं यहाँ पे, अगर ऐसी आपका है सी में
आवेश 0 हो गया, यानी कि पूर्णतः विसर्जित। अब कोई बच्चा बताओ इस स्टेज पर क्या होगा? अभी तक जो पढ़ा है उसका टेस्ट है। क्या वो क्या होगा? क्या विसर्जित होगी? ऊर्जा कभी विसर्जित होती है क्या? या तो चार्ज विसर्जित होता है या करंट बहता है। ऊर्जा विसर्जित तो कभी नहीं होती। कैसे? तो फिर वो बात रट लिया ना इसको। संचित से कैसे क्या हुआ? संचित करने से क्या हो गया? तो याद करो क्या चीज बेसिक सिद्धांत सीखा था। कुछ नहीं हो रहा, रटने से यही नुकसान होता है। क्या क्या कम हो रही है? हाँ हाँ, तो यस यस यस, इसका मतलब ये हुआ यह है बहुत महत्वपूर्ण बात। अब यहां पर I0 अधिकतम था, अब चार्ज तो खत्म, तो धारा खत्म। लेकिन इंडक्टर का क्या काम है? जैसे ही I0 कम होनी जैसे ही I0 कम होनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे अब 0 हो चुका है, I0 तो कम होनी शुरू होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन वैसे ही लेंज के सिद्धांत के हिसाब से, याद करो, लेंज के सिद्धांत के अनुसार प्रेरक कोशिश करेगा कि करंट C से L की दिशा में बहता रहे। बहुत देर तो बैठा नहीं, लेकिन कुछ तो करेगा। यही अपन ने सीखा था। यानी कि क्या कोशिश करेगा? अब यहां तो चार्ज 0 हो चुका सब कुछ। अब ये क्या कोशिश कर रहा है कि करंट किस दिशा में बहता रहे? इसी दिशा में बहता रहे। यही कोशिश करेगा ना। यही खत्म हो रहा है करंट, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया उधर, तो अब यही करंट खत्म हो रहा है। ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसको मैं बढ़ाऊंगा। याद है अपन ने कहा था, खेलना चाहता है इसके साथ, दूर भी नहीं जाना देना चाहता और पास भी नहीं आना देना चाहता। ठीक है, इसका मतलब ये करंट इधर लाना चाहेगा, इसका मतलब ये चार्ज को इधर भेजेगा, नेगेटिव चार्ज को। करंट इधर बहाना जा रहा है, इसका मतलब अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां जाएंगे? करेगा कि करंट बेहतर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको? इसके लिए प्रेरक द्वारा या तो मुझे मना कर दो पढ़ाने के लिए, है ना, या मुझे पेन अच्छा दे दिया करो। इसके लिए प्रेरक द्वारा इलेक्ट्रॉन्स
संधारित्र की ओर जाएंगे। भाई जब करंट इधर में ये जब भी संभव है जबकि ये इसको इलेक्ट्रॉन को भेजे, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब करंट इस दिशा में बह रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जाकर जमने लग गए। अब देखो क्या हुआ वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, और दोनों तरफ अब इसकी एनर्जी जो कि चुंबकीय एनर्जी थी वो थोड़ी विद्युत एनर्जी के अंदर इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब चार्ज बढ़ने लगा, इसकी एनर्जी क्या होती है हाफ क्यू स्क्वायर सी। अब कुछ क्यू बढ़ा तो यहाँ की एनर्जी भी बढ़ी, और यहाँ की कुछ कम हुई। समझ आई बात? किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है, और इसके अलावा बाकी तो सारा समझ में आ जाता है बच्चों को। अब यहां पर आकर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके जमने लग गए, और ये धीरे धीरे ये वाली प्लेट नेगेटिव बन जाएगी। ब्लू से कर लेते हैं। समझ में आई बात? अब धीरे धीरे ये नेगेटिव बन गई ना, जब ये अब अगले स्टेज में क्या होगा, ये पूरी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये हो गई नेगेटिव चार्ज, और ये हो गई, आप देख रहे होंगे जब आधी चार्ज होती है तो मैं उस पर केवल दो ही बनाता हूँ, और जब पूरी होती है तो चार चार बनाते हैं, जिससे अपने को याद रहे कि क्या हो रहा है। अब ये स्थिति आ गई, फुल चार्ज हो गया। फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये वाली एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पूरी बन गई, और जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कंप्लीटली चार्ज हो गया। ये सारा की सारा जितना भी करंट था वापस आके इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन से सब भेज दिए इसने, और यहाँ पे इसको चार्ज कर दिया, और ये खुद की एनर्जी जीरो हो गई। अब क्या होगा, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी कि अब करंट कहाँ बहेगा, अब करंट कैसे बहेगा, नेचुरली अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब क्या होगा, ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो अब क्या चीज दोलन कर रही है, इन चित्रों को देख के बता सकते हो? ऊर्जा। ऊर्जा कैपेसिटर और इंडक्टर यानी कि प्रेरक और संधारित्र के बीच में दोलन कर रही है। दोलन कैसे कर रही है, अब देखो, यहाँ जीरो था, ये ऊपर था, फिर ये बराबर आया, फिर ये ऊपर चला गया। इस तरह से करते रहे। जिस प्रकार के हम लोगों ने पार्टिकल में दोलन करना सीखा था, एक्चुअल में यहाँ पर एनर्जी का दोलन हो रहा है, ऊर्जा का, यानी कि ऊर्जा एक संधारित्र से एक बार प्रेरक में जा रही है, और जब फिर रिवर्स डायरेक्शन में करंट बहना शुरू हुआ, इसके चार्ज आवेशित होने से, रिवर्स डायरेक्शन में आवेशित होने से, तो क्या हुआ, दोबारा इसको एक बार पूरे चीज के इसका सारांश और समझ लो, इसका क्या कैसे हो क्या रहा है इसके अंदर। जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, वो प्रेरक में करंट भेज रहा है, वो प्रेरक में करंट भेज रहा है। उस करंट के कारण फ्लक्स बन रहा है, और फ्लक्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा बन रही है। ठीक है, किसके कारण बन रही है,
संधारित्र के डिस्चार्ज होने से। जब संधारित्र डिस्चार्ज हो गया पूरा तो प्रेरक के अंदर करंट मैक्सिमम है, तो वहां पर अधिकतम ऊर्जा होगी, क्योंकि क्या होती है, हाफ Li²। जब इसके अंदर ऊर्जा पूरी आ गई और इसके अंदर शून्य चार्ज रह गया, तो प्रेरक कभी नहीं चाहेगा कि वो शून्य होकर बंद हो जाए। वो ये चाहेगा कि करंट इस दिशा में जो चल रहा था पहले, इसी दिशा में करंट चलता रहे। इस दिशा में करंट चलने के लिए अब इस समय इसका रोल नहीं रहा, पहले इसका रोल था जब ये चार्ज भेज रहा था, अब इसका रोल है चार्ज भेजने के लिए। पहले ये चार्ज भेज रहा था, अब ये चार्ज भेज रहा है। इसने चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर भेजने शुरू किए, क्योंकि करंट उसी दिशा में मेंटेन करना चाह रहा है, नहीं तो ये पॉजिटिव भी भेज सकता था, लेकिन चूंकि करंट इसी दिशा में मेंटेन करना चाह रहा है, ये इस दिशा में करंट को रखना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, तो ये चार्ज होने देने लग जाएगा। जब ये रिवर्स पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये अब ये तो खाली हो गया, ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, यू कांट डू इट, ऐसा नहीं कर सकते। अब ये फिर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, अब के नेगेटिव यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। ये इधर जाएंगे नेगेटिव, तो क्या होने वाला है, इधर चित्र बना के सोच सकते हो कैसा बनेगा। अब करंट कौन सी डायरेक्शन में बहेगा, आपकी करंट कौन सी डायरेक्शन में बहेगा, जब इधर जा रहे हैं करंट इधर बह रहा है ना, ये देखो करंट इधर बह रहा है, और जब करंट इधर बहेगा तो नॉर्थ किधर होगा, तो फ्लक्स की लाइन कैसे बनेंगी, नॉर्थ से जाती है, इसको कहते हैं एलसी सर्किट में दोलन होना। एलसी सर्किट में दोलन होने का मतलब है एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा यानी कि चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का कैपेसिटर और प्रेरक के बीच में कम और ज़्यादा और शून्य होना क्रमवार दोलन कर रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन? हाँ, अब ये कब खत्म हो सकता है, यस इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज ऐसी हम आइडियल नहीं बना सकते संसार के अंदर कि जिसका रेजिस्टेंस 100% जीरो। अपन ये मान के चलते हैं ना, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस 100% जीरो हो ही नहीं सकता। अपन इस पर तार के ऊपर कपड़ा लगाते हैं वैसे, जिससे कि भाई एडी करंट्स नहीं बने और उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज़ संसार में नहीं बन पाई अब तक जिसका कि रेजिस्टेंस जीरो हो। वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे दोलन के आयाम को यानी करंट को यानी कि चार्ज को कम करता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज को कम करता जाएगा तो दोलन कम होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली थोड़े समय बाद एनर्जी का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। जब ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो है तो दोलन होते रहेंगे। किसी बच्चे को कुछ समझने में दिक्कत? ठीक है, कल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे।